ये देश का मैंने आपको बोला कि दुर्भाग्य है कि अगर ये देश मोदी को चुनता है। मैं मोदी मीडिया के एग्जिट पोल को नहीं मानती, मैं मोदी मीडिया के एग्जिट पोल को नहीं मानती। ईवीएम के थ्रू जब भी चुनाव हुए हैं इस देश में धांधलेबाजी हुई है। अगर इंडिया अलायंस जीतती है और वो सरकार बनाती है तो हमें एक तानाशाह से, हमें एक गुंडी सरकार से, हमें इस देश की गोदी मीडिया से, हमें इस देश की बुरी सरकार से जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश की मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जीएसटी के जिस तरह से टैक्स ब्रैकेट्स हैं, हमें उससे आज़ादी मिलेगी। चाहे ईडी कहूँ, मैं ईसी कहूँ या मैं कोर्ट्स कहूँ, वो सारे के सारे बीजेपी के ही मार्गदर्शन पे चलते हैं। उसी तरह से एग्जिट पोल भी तो उन्हीं का। मैं आपको लिख के देती हूँ ये बात कि जनता का जो मैंडेट है आज कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरफ है, इंडिया अलायंस की तरफ है। मोदी जी और उनकी पार्टी वो पूरी तरह से लग चुके हैं इस देश को हथियाने में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है ऋचा शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, इसमें ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है मोदी जी के नारे को सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार 400 पार। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एबीपी न्यूज़ चल रहा है, यहाँ पर भी जो है एनडीए 383 तक पहुँच रही है। तो मैम कैसे देख रहे हैं, मोदी जी जीत गए मान लिया जाए आज? एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो तो यही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी जीते हैं तो एग्जिट पोल आया है ना, अनुमान होता है, इसमें भी साइंस है। देखिए हमारे यहाँ एग्जिट पोल पूरा का पूरा जिस तरह से, मैं चाहे ईडी कहूँ, मैं ईसी कहूँ या मैं कोर्ट्स कहूँ, वो सारे के सारे बीजेपी के ही मार्गदर्शन पे चलते हैं। उसी तरह से एग्जिट पोल भी तो उन्हीं का। कहाँ से आया है आंकड़ा, कहाँ से आया है? एग्जिट पोल का क्या मतलब होता है? एग्जिट पोल वो किस तरह से जो भी कंपनियां हैं, ये कंपनीज, डाटा साइंस होता है, उसमें लोग जो है डेटा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशंस किस तरह से हो रही हैं? आप 10 लोगों के बीच में जाकर, वो भी उन लोगों के बीच में जो एक्चुअली बीजेपी सपोर्टर है, आप जाके उनकी आपको कभी कोई सर्वे वाला मिला कि नहीं, भैया हम एग्जिट पोल करने आए हैं, बताइए किसको वोट दिया है? आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 2014 के बाद तो कभी भी नहीं हुआ कि हमारे पास कोई भी आया है। बल्कि मैं ऐसा कहूँगी कि जो भी ये दावे दिखा रहे हैं, शुरू से बीजेपी ने जो बोला कि 400 पार इतने कॉन्फिडेंटली, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज तक जितने भी हमारे देश में चुनाव हुए हैं, जितने भी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं या जितनी भी पार्टियां जीती हैं, उन्होंने ऐसे दावे नहीं किए। आज आप 400 पार किस बेसिस पर कह रहे हैं? सिर्फ एक राम मंदिर के ऊपर कि आपने राम मंदिर बनाया और आप उसके बाद कहते हैं कि 400 पार। और उसके बाद जब एग्जिट पोल आते हैं, बिना प्रॉपर डेटा को आपने नंबर्स जो भी दिए हैं, आप उसका क्या भरोसा है कि नहीं है? क्या प्रमाण है? मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब आज इस देश में हर चीज़ बिकाऊ हो चुकी है, आज इस देश में जब हमारे देश की जो मीडिया है उसी को मोदी जी चला रहे हैं, तो ये एग्जिट पोल भी मोदी जी के पक्ष में ही है। भेजा है किसको कितना सीटें देना है? देखिए मोदी जी और उनकी पार्टी वो पूरी तरह से लग चुके हैं इस देश को हथियाने में। अब एग्जिट पोल के जरिए आपके माइंड के साथ किस तरह से खेला जा रहा है ये आप देख सकते हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं 2014 से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ मोदी का गुणगान गाया है और आज भी यही होगा। मोदी जी करिश्माई नेता है, देश को आगे लेके जा रहे हैं, देश हित में अगर कोई मोदी जी के साथ है तो क्या तकलीफ? आपको क्या लगता है कि एक मंदिर बना देने से क्या देश आगे चला जाता है? अगर मंदिर बना देने से देश आगे चला जाता है तो इस देश में ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर थे। लोग हैं जिनकी इसमें देश के जो है ज्यादातर लोग जो है जिनकी भावनाएं मंदिर से जुड़ी है। अगर उनकी भावना है तो क्या देश भावनाओं से चलता है? आप मुझे बताइए, क्या देश मंदिर राम भावना से ही चलता है? सिर्फ आज मुद्दा मंदिर है नहीं। आपको बड़ी तकलीफ है मंदिर से? आज मुद्दा बेरोजगारी है, आज मुद्दा महंगाई है, आज मुद्दा मणिपुर है, आज मुद्दा लद्दाख है, आज मुद्दा इस देश की बेटियां हैं जो लगातार बीजेपी के लोगों से ही रेप हो रही हैं। किसने आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के बोला कि चले मंदिर चले? किसने बोला आपको? मुझे क्यों तकलीफ है? अगर कोई जाना चाहता है मुझे तकलीफ मंदिर से नहीं है। मुझे तकलीफ मंदिर पे और मेरे राम के ऊपर राजनीति से है कि आप राम का नाम लेकर राजनीति करते आए हैं और आज भी आप वही कर रहे हैं। आप मोदी जी का हर भाषण उठा के देख लीजिए, उसमें या तो पहले राम मंदिर की बात होती थी और आज अगर कोई बात होती है तो वो सिर्फ कांग्रेस को वो नीचा दिखाने की बातें करते हैं, राहुल गांधी को नीचा दिखाने की बातें करते हैं, कभी वो टोटी की बातें करते हैं, कभी वो मुसलमानों को घुसपैठिया तक कह देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैंने ईद पर जाकर उनके घर में खाना खाया है। तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट हिसाब से कितनी सीटें आ रही है मोदी जी? देखिए कहीं ना कहीं ये मोदी जी की बौखलाहट थी जो वो अपने भाषण में इस तरह की बातें बोल रहे हैं।
देखिए, मैं इस चीज़ का जो एग्जिट पोल के ये अनुमान लगा रहे हैं, मैं इस वक्त इस चीज़ को अनुमान लगाऊंगी भी नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बिना प्रमाण के, बिना सर्वे करे या बिना प्रॉपर सर्वे किए, 10 लोगों में सर्वे नहीं होता है, बिना प्रॉपर सर्वे किए अनुमान नहीं लगाया जाता है, इसलिए मैं अनुमान नहीं लगाऊंगी। आपके हिसाब से कितनी सीटें? लेकिन मैं आज आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक बात दिल्ली की है, दिल्ली में हर विधानसभा चुनाव आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने जीता है। आज इंडिया अलायंस दिल्ली में खड़ी है, 7 सीटें हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लोगों का प्यार जो है वो कहीं और जाएगा। वो जानते हैं अरविंद केजरीवाल शुरू से दिल्ली के लिए काम करते आए हैं। इंडिया अलायंस के बाद अगर मैं कांग्रेस की भी बात कहूँ तो 2014 से पहले आप भी जानते हैं कि ये दिल्ली बनी ही सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है। तो जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके दिल्ली पे लड़ रही है तो दिल्ली की सीटें डेफिनेटली इंडिया अलायंस को जाएंगी। आज मैं पंजाब की बात कहूँ तो आप भी बहुत अच्छे तरह से ये जानते हैं कि पंजाब के लोग ना तो मोदी का अत्याचार भूले हैं, पंजाब का एक एक इंसान जिनको खालिस्तानी बुलाया गया, एक एक किसान जिनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, आपको लगता है वो बीजेपी को वोट देंगे? आज अगर मैं बात करूं मणिपुर की तो आपको लगता है कि मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने सुध भी नहीं ली कि वो मणिपुर आज भी जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी सुध भी नहीं। चुनाव हो गया, प्रचार लगता है फायदा नहीं है। नहीं, मैं प्रचार नहीं, मैं आपको, आपने मुझसे बोला है कि तो 4 तारीख को नतीजे आने हैं, एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल एक आईना होता है। मैं एग्जिट पोल को नहीं मानती, मैं गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को नहीं मानती, मैं मोदी मीडिया के एग्जिट पोल को नहीं मानती, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब जब आपने मुझसे पूछा कि कितनी सीटें आएंगी तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं वो राम मंदिर नहीं है। इस देश के मुद्दे ऑपोजिशन को नीचा दिखाना नहीं है। इस देश के मुद्दे हैं बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा है महंगाई, इस देश का मुद्दा है इस देश का किसान, इस देश का मुद्दा है मणिपुर, इस देश का मुद्दा है हमारे देश का एनवायरनमेंट, हमारे देश का जो भी लद्दाख में जो लड़ाई लड़ रही है, हमारे देश के मुद्दे वो है। राहुल गांधी कह रहे 295 सीटें आ रहे हैं और इस पोल को जो है फर्जी पोल, मोदी पोल, ये सब चीजें। उसमें वो कहाँ गलत कह रहे हैं आप मुझे बताइए? 24 घंटे जब आप टीवी लगाते हैं, आप अभी भी यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ मोदी का गुणगान किया जाता है। आपको लगता है कि ये सही डेटा आपको दिखाएंगे? और एग्जिट पोल की आप जहाँ तक बात करते हैं, चुनाव वाले दिन मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे बूथ हैं ईस्ट दिल्ली के जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट हर बूथ पे गई, इवन साउथ दिल्ली के बूथ पे भी गई थी। मुझे वहाँ पर एक भी मीडिया का इंसान नहीं मिला सिवाय यूट्यूब चैनल वालों के। मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई इंसान नहीं दिखा जो सर्वे ले रहा है, या जो अगर कोई है भी तो वो सिर्फ गिने चुने लोगों से सर्वे लेते हैं। गिने चुने लोगों से सर्वे लेने से कुछ नहीं होता। जो इंडिया गठबंधन है लोग आज इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले जो पर्ची से जो वोट डलता है, जो बैलेट पेपर से जो वोट डलता है, जो लोग मिलिट्री में है, जब बाहर सर्विस में है, जो जिनका वोट डल के आ जाता है वहाँ से, उनकी गिनती पहले की जाए, बैलेट पेपर की गिनती पहले की जाए, जो है पर्ची का मिलान हो, वीवीपैट उनका। तो क्या कोई गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है कि कोई गड़बड़ी हो सकती है? कोई डर है मन में? देखिए, बिल्कुल डर है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब इस देश में जो लोग गुनाह कर रहे हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, वो जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी वॉशिंग मशीन से वो धुल जाते हैं। जो लोग घोटाले कर रहे हैं, जब वो बीजेपी से मिल जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ उनकी छवि हो जाती है। इस देश का जब इलेक्शन कमीशन से लेके ईडी से लेकर हमारे देश के कोर्ट्स तक अगर बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं, आज मीडिया की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि मैं मीडिया इस देश में, इसको मैं जर्नलिज्म नहीं मानती। इस देश को मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे देश के लिए एक अभिशाप है, हमारे देश का मीडिया। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि हर चीज़ मोदी से शुरू होकर मोदी तक ख़त्म हो रही है। मोदी जी अगर मुजरा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिशन के लिए तो उसको भी लोग कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। अगर आज मोदी जी कन्याकुमारी जाके बैठ जाते हैं अपने कैमराज ले जाकर और हर एंगल से उनका फ़ोटोशूट वहाँ पर चल रहा है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अमित शाह जो है 150 डीएम को धमकी दे रहे हैं। इसमें क्या गलत है? भरोसा करेंगे आप? एक तड़ी पार और कर क्या सकता है? उस तड़ी पार को आपको लगता है कि होम मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए थी? आपको लगता है वो आदमी इस लायक था? हुए हैं, अब वो पुरानी बात हो गई। पुरानी बात से क्या किसी का गुनाह मिट जाता है? और वो इंसान आज भी गुंडागर्दी के बेसिस पर ही हर चीज़ बात करता है ना। जब आप उनकी स्पीचेस देखेंगे तो उसमें गुंडागर्दी ही होती है। जो इंसान
2002 के रॉयट्स में जो मेन कल्प्रिट थे, आज इस देश का ये दुर्भाग्य है कि इस देश ने, ये देश का मैंडेट था कि उन लोगों को आपने देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बिठाया है मानते हैं धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस ने कोई सबूत तो दिया नहीं, ऐसे ही बोल दिया मुंह पे, जो मुंह में आया। सबूत सारे आपको लगता है कि मोदी जी की पार्टी और मोदी जी अपने कोई भी सबूत पीछे छोड़ते होंगे? और अगर ये बात बोली जा रही है तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। सबूत तो जज लोया की हत्या के टाइम पर भी नहीं मिला था। सबूत तो उस जितने जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ भी हुआ है इस देश में, क्या उनके खिलाफ सबूत मिला था? जब कोई पार्टी गुंडागर्दी पर उतर जाती है और वो पार्टी पावर में होती है, आप कहाँ से सबूत इकट्ठे करेंगे? आप ये देश का मैंने आपको बोला कि दुर्भाग्य है कि अगर ये देश मोदी को चुनता है, बार बार दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य है इस देश का कि अगर देश बार बार मोदी को चुनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों के वो लोग इसी लायक है कि मोदी जैसा एक तानाशाह उनको रूल करे। चांद पे पहुंच जाएंगे आप अगर इस बार मोदी जी आ गए तो? चांद पे पहुंच के क्या होगा सर, आप मुझे ये बताइए? क्या महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, क्या महंगाई कम हो जाएगी या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आप मुझे बताइए, चांद पे पहुंच के क्या हो जाएगा? चांद G20 समिट कराया, कितने लोगों को नौकरी मिल गई? आप बताइए मेरे को, कितने लोगों को नौकरी मिल गई G20 समिट कराने पर? और राम मंदिर का निर्माण करने पर कितने लोगों को नौकरी मिल गई? हर बात में राम मंदिर, आपको तकलीफ है क्या कोई? मुझे बिल्कुल तकलीफ है। एक मंदिर जिसकी वजह से इस देश में दंगे भड़के, जिसकी वजह से आज हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पड़ चुकी है। जब से बीजेपी आई कहाँ दंगा फसाद हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ? आपने मुसलमानों, बता दीजिए। आप मुझे बस इतना, कोई दंगा हुआ, कोई बड़ा दंगा हुआ? कितने, कौन से दंगे नहीं हुए हैं आप मुझे बताइए। पहले आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर में जाकर आप अपनी रामनवमी के दिन जाके भगवान, दंगा नहीं होता है वो क्या होता है फिर? आप एक माइनॉरिटी को आप डरा धमका के उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप सड़कों पे मॉब लिंचिंग्स कर रहे हैं। 2014 से पहले आपने मॉब लिंचिंग वर्ड भी नहीं सुना होगा। शर्मा हिंदू है कि नहीं है? मेरा हिंदू होना क्या ये मंदिर से तकलीफ एक राम मंदिर साबित करेगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि मेरे राम इनके राम जैसे नहीं है। इनके राम, आप मानते हैं भगवान राम को? मैं बिल्कुल मानती हूँ और मैं रोज पूजा करती हूँ और मैं भगवान राम के आदर्शों पर चलती हूँ। इसीलिए मेरे लिए मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि भगवान राम, जिन्होंने अपने सौतेले भाई के लिए सत्ता अपनी पूरी त्याग दी थी, आप उस इंसान के नाम लेकर पूरी सत्ता हथियाना चाहते हैं, तो आपसे गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता है। आपको लगता है इस देश को रूल करने जनता वोट दे रही है तो गलती है बीजेपी की? बीजेपी का चुनाव लड़ना गुनाह हो गया? आपको वही बीजेपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़े, यही आप जहां तक एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको यही कह रही हूँ, 2019 से लेकर 2019 के इलेक्शन और आज के इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। मैं ऑलमोस्ट हर रैली में गई हूँ इंडिया अलायंस की, और मैंने बीजेपी की रैलीज़ भी देखी हैं, और मैं आपको लिख के देती हूँ ये बात कि जनता का जो मैंडेट है आज कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरफ है, क्योंकि सरकार बन जाए इंडिया की, बिल्कुल बननी चाहिए। अगर कोई धांधलेबाजी ये लोग नहीं करते हैं, अगर जहाँ जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, अपना 400 पार का ये नारा शुरू से लगा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जोर लगा देंगे बाय हुक और क्रुक इस देश की सत्ता को आज भी हथियाने के लिए। आपको लग रहा है अगर बीजेपी जीत गई तो बेईमानी हो गई? बिल्कुल। अगर बीजेपी हार गई तो आप मान जाएंगे चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ, ईमानदारी से चुनाव? हम लोग 2019 से ये बात कहते आ रहे हैं, और मैं शायद कहीं ना कहीं इस बात के लिए विपक्ष की भी गलती कहूँगी कि वो बहुत अच्छे से शुरू से जानते हैं कि ईवीएम के थ्रू जब भी चुनाव हुए हैं इस देश में धांधलेबाजी हुई है, ये कर पाए हैं धांधलेबाजी, तो क्यों ईवीएम को लेकर हमारे देश में प्रोटेस्ट नहीं हुए, क्यों इसको बंद नहीं कराया गया? कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये जो सरकार है ये गुंडी सरकार है, और ये कुछ भी करने की कोशिश करेगी। ये सरकार एक और तानाशाही लाने के लिए, आप जानते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं 400 पार का नारा क्यों दिया गया है, संविधान में चेंजेस करने के लिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का अपना जो नारा पहले लेकर आए थे वो करने के लिए, और इसको हिंदू राष्ट्र साबित करने के लिए। मैम अगर आप 60% लेकर आते हैं, 60% मार्क्स ले, तो आप आगे कोशिश करेंगे ना 80-90 तक जाए? ऐसा थोड़ी ना कि अगर पहले बीजेपी जो है अच्छा सीटें उनकी आ गई थी, 303 उनकी अपनी थी, तो वो आगे कोशिश करेंगे भाई 400 तक पहुंचे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप बोलेंगे भाई नहीं इस बार तो हम 150 लेकर आएंगे। कोई भी पार्टी यही 10वीं और 12वीं का मैडम कोई चल रहा है, ये चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करो, तो अच्छा परफॉर्म करो ना, बातें मत करो। आपको परफॉर्म करना था तो आप देश में बेरोजगारी मत होने देते, आप रोजगार लेकर आते। अगर
आपको अच्छा परफॉर्म करना था तो देश की महंगाई के साथ डील करते, इतनी चीजें महंगी नहीं कर देते, दवाइयां, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन। क्या किया है बीजेपी ने एजुकेशन को लेकर? क्या किया है बीजेपी ने? आज कोविड में इतनी मौतें होने के बाद भी क्या देश में कोई हॉस्पिटल्स बने? क्या देश में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स लगाए गए? इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ आपके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ? मेरे घर से 4 लाशें निकली थी कोविड में, और मैं इस चीज़ के लिए मोदी जी को कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और बेड्स की कमी होने की वजह से वो 4 लाशें निकली थी। और मैं आपके मुंह पर ये बात बोल रही हूँ, मेरे लिए ये सरकार हत्यारी सरकार है। जिस सरकार ने इस देश के मजदूरों को रेलवे पर कटते हुए उनको कोई दर्द नहीं हुआ, जो देश जो सरकार किसानों के मरने पर, किसान आंदोलन में इतने सारे किसान मरे हैं, उसके बावजूद आपने उनको खालिस्तानी कहने की कोशिश करी। क्या हुआ वैक्सीन का? कितना डेटा आ गया वैक्सीन का कि जिसकी वजह से आज इतने सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं? और ये तो आज सामने आया है। मैं तो जब से वैक्सीनेशन के बाद यंग डेथ्स हो रही हैं हार्ट अटैक से, मैं तो तब से बात कह रही हूँ कि इस देश में जो वैक्सीनेशन स्प्री शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं उस वैक्सीनेशन स्प्री की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट उसका हुआ है, जो आज यंग लोग मर रहे हैं। ठीक है मैम, तो परसों क्या होगा? देखिए मैं या फिर विलाप करें? देखिए मैं अगर ये जश्न है तो ये सिर्फ मेरे लिए इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पर्टिकुलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ जो मेरे लिए बहुत जश्न की बात होगी। मेरे लिए जश्न की बात ये इसलिए होगी क्योंकि अगर इंडिया अलायंस जीतती है और वो सरकार बनाती है तो हमें एक तानाशाह से, हमें एक गुंडी सरकार से, हमें इस देश की गोदी मीडिया से, हमें इस देश की बुरी सरकार से, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश की मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जीएसटी के जिस तरह से टैक्स ब्रैकेट्स हैं, हमें उससे आज़ादी मिलेगी। हमें आज़ादी मिलेगी इस देश से, तानाशाह सरकार से। हमें आज़ादी मिलेगी पूंजीपतियों के राज से, जो आज देश पूरा का पूरा अदानी अंबानी को बेच दिया। आपको उम्मीद है एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैं जितनी भी रैलीज में गई हूँ, मैंने लोगों का प्यार देखा है इंडिया अलायंस के लिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, मैंने उनका प्यार देखा है। और हर रैली में लोगों का एक ही मुद्दा था, बेरोजगारी महंगाई। और हर रैली में इंडिया अलायंस की मुद्दे की ही बात होती थी। वहाँ पर सरकार को नीचा गिरा के मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। वहाँ पर सिर्फ काम की बात होती थी, वहाँ पर सिर्फ लोगों के मुद्दे की। इंडिया की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो देखिए पार्टी आप किसे चाहते ये हैं? मैं डेफिनेटली राहुल गांधी जी को चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल उन्हें बनना चाहिए, क्योंकि वो एक ना सिर्फ एक यंग लीडर है, बल्कि वो एक पढ़े लिखे लीडर है, जो शायद इस देश में पूंजीपतियों के बारे में नहीं, चाहे मैं भट्टा परसोल वाली आपको बात कहूँ कि उस टाइम से वो आंदोलन जब उन्होंने ज्वाइन किया था और जिसके बाद बीजेपी ने पूरी की पूरी मीडिया को लगा दिया था उनको पप्पू साबित करने के लिए, तो यही एक ऐसा इंसान है जो गरीबों के लिए काम कर सकता है, जो गरीबों के लिए सोच सकता है, गरीबों न्याय दिला सकता है।